स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर लेक्चर नंबर 3 ऑफ यूनिट सेकंड। आज इस लेक्चर के अंदर हम स्टडी करने वाले हैं स्क्रू जैक के बारे में। तो स्क्रू जैक होता क्या है, किस तरह से स्क्रू जैक वर्क करता है और कौन से फोर्सेज इसके ऊपर अप्लाई होते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट हमने अभी फ्रिक्शन के लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़े थे कि अगर कोई भी बॉडी सरफेस हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर है तो उसे मूव करवाने के लिए हमें कितना एफर्ट अप्लाई करना पड़ता है। उस एफर्ट को हमने कैलकुलेट किया था। कोई भी बॉडी अगर इंक्लाइन प्लेन के ऊपर है तो उसे अगर मूव करवाना है तो वहाँ पे हमें कितना एफर्ट अप्लाई करना होगा। तो जो इंक्लाइन बॉडी का कॉन्सेप्ट था कि इंक्लाइन सरफेस के ऊपर अगर कोई बॉडी है और वो मूव कर रही है तो उसमें कितना फोर्स यहाँ पे अप्लाई होगा, वही कॉन्सेप्ट से हम यहाँ पे हमारे स्क्रू जैक की पोजीशन के अंदर भी अप्लाई होता है। स्क्रू जैक है वो मोस्टली क्या करते हैं, एक डिवाइस है जो कि हैवी लोड को लिफ्ट करने के लिए काम में ली जाती है। सो स्क्रू जैक इज ए डिवाइस फॉर लिफ्टिंग हैवी लोड बाय अप्लाइंग ए कंपेरेटिवली स्मॉलर एफर्ट एट इट्स हैंडल। तो यहाँ पे जो ये लीवर दिखाई दे रहा है इसके ऊपर हम बहुत कम एफर्ट अप्लाई करते हैं जो कि आपके लोड से बहुत ज़्यादा कम रहता है और उससे हम क्या करते हैं, हैवी लोड्स को लिफ्ट करने का काम करते हैं। यहाँ पे डायग्राम के अंदर आपको एक स्क्रू जैक दिखाई दे रहा है। स्क्रू जैक का मेन फंक्शन है, ये स्क्रू है इसके अंदर जो बीच में हमें यहाँ पे दिख रहा है। इस स्क्रू को जैसे हम यहाँ पे रोटेट करवाते हैं, ये नट के अंदर आपका स्क्रू रोटेट होता है और अपर यहाँ पे जो भी लोड होगा उसे ये लिफ्ट करने का काम करता है। इसके हेड के ऊपर यहाँ पे एक फ्लैट कॉलर सरफेस होती है जो कि आपकी मैक्सिमम जो ऊपर लोड है उस लोड को होल्ड करने का काम करती है, ताकि जैसे ये बॉडी ऊपर की तरफ मूव होगी वो बॉडी अपनी पोजीशन के ऊपर अप एंड डाउन मूवमेंट करेगी बट रोटेशनल मूवमेंट नहीं करेगी। जैसे कि आपका स्क्रू है वो यहाँ पे रोटेशनल मूवमेंट करेगा बट आपका लोड है वो आपका अप एंड डाउन मूवमेंट ही कर पाएगा। यहाँ पे जो डिफरेंट टर्म्स हम यहाँ पे यूज़ करते हैं वो हैं लोड जो अभी अप्लाइड है वो W, लेंथ जो आपका लीवर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे उस लीवर की लेंथ होगी L, एफर्ट जो हम अप्लाई कर रहे हैं वो P1, थ्रेड्स हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं कि स्क्वायर थ्रेड ही यूज होती हैं आपके स्क्रू जैक के फॉर्म में। तो यहाँ पे जो रोड है वो स्क्वायर थ्रेडेड रोड है। अब यहाँ पे जो थ्रेड्स हैं उनके लिए जो डायमीटर, जो एक्सटर्नल डायमीटर है, मेजर डायमीटर वो है D0, मिनिमम डायमीटर है वो आपका DC और एवरेज डायमीटर है उसे हम डिफाइन करते हैं स्मॉल d से। सो टॉर्क रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द लोड बाय ए स्क्रू जैक, अगर हमें इसी स्क्रू जैक को अगर लिफ्ट करना है तो यहाँ पे हमें कितना टॉर्क रिक्वायर्ड होगा। तो लिफ्ट करने के लिए जो लोड रिक्वायर्ड है तो दैट मीन्स यहाँ पे बॉडी को हम इमेजिन करते हैं कि कोई भी आपकी अगर थ्रेड है तो उस थ्रेड के अंदर जो उसकी पिच होगी उसे हम स्मॉल p से डिफाइन करेंगे। वो पिच की वैल्यू हमें यहाँ पे मिली हुई है और जो मैक्सिमम इसकी सरकमफ्रेंस है वो सरकमफ्रेंस होगी इसकी पाई d। तो उसे हम इसकी हॉरिजॉन्टल अगर लाइन लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 10 अल्फा इक्वल्स p अपॉन पाई d। तो यहाँ से हम इसकी 10 अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं कि 10 अल्फा जो है वो है आपका किसके इक्विवेलेंट, स्मॉल p अपॉन पाई d के। तो ऐसे ही आपका जो दूसरी हमने इमेजिन किया कि ये जो थ्रेड है आपकी इंक्लाइन थ्रेड जो यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है, इसी इंक्लाइन थ्रेड के ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो फोर्स होगा जो वेट है, उस वेट की वजह से आपका यहाँ पे लोड अप्लाई हो रहा है W। इस बॉडी को मूव करवाने के लिए हम एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं P। तो वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर फोर्स आपका जो अप्लाई हो रहा है वो यहाँ पे P है। नॉर्मल जो रिएक्शन है प्लेन के परपेंडिकुलर वो आपका नॉर्मल रिएक्शन है R है। अब इनके जो कंपोनेंट है दैट मीन्स P के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट है वो इसके एंगल के अकॉर्डिंग यहाँ पे जनरेट होंगे। एंगल यहाँ पे जो प्लेन का है दैट मीन्स जो थ्रेड है यहाँ पे उसका एंगल जो हेलिक्स है वो हेलिक्स एंगल यहाँ पे कहलाता है अल्फा। वही अल्फा एंगल आपका बनेगा इसी प्लेन के और जो हॉरिजॉन्टल आपका लोड अप्लाई हो रहा है इन दोनों के बीच में। तो ये एंगल आपका यहाँ पे रहेगा अल्फा एंगल। तो इसी की डायरेक्शन के अंदर जो फोर्स अप्लाई होगा वो हो जाएगा आपका P कोस अल्फा। वर्टिकल कंपोनेंट जो इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर काम करेगा वो रहेगा P साइन अल्फा। एज इट इज जो W है उसी W का हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट आएगा इसी के साथ अल्फा एंगल के ऊपर, तो वो कंपोनेंट आपका आ जाएगा W कोस अल्फा। अब हमें यहाँ पे सारे कंपोनेंट मिल गए, फोर्स यहाँ पे मिल गया, फ्रिक्शन फोर्स जो इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है F है वो हमें पता है। तो हम इन सारे फोर्सेज को इक्विलिब्रियम की कंडीशन के अंदर अप्लाई करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम की कंडीशन अप्लाई करते हैं तो यहाँ हमें क्या मिलेगा, फॉर रिजॉल्विंग द फोर्सेज अलोंग द प्लेन, यानी कि हॉरिजॉन्टल प्लेन के लिए अगर हम देखते हैं
तो हॉरिजॉन्टल जो फोर्सेज हैं उनको हम इक्विवेलेंट कर सकते हैं। तो पी कोस अल्फा जो अप्लाई हो रहा है उसके इक्विवेलेंट और ऑपोजिट डायरेक्शन में कौन से फोर्स अप्लाई होंगे, डब्ल्यू साइन अल्फा प्लस एफ। डब्ल्यू साइन अल्फा प्लस एफ की वैल्यू हम यहाँ पे लिख सकते हैं म्यू आर एन। ऐसे ही अगर हम इसको रिजोल्व करते हैं परपेंडिकुलर जो प्लेन है उसी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर अगर हम रिजोल्व करते हैं तो वो हो जाएगा आपका आर एन इक्वल्स पी साइन अल्फा प्लस डब्ल्यू कोस अल्फा। यहाँ से हम आर एन की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें इक्वेशन मिल जाएगी पी कोस अल्फा इक्वल्स डब्ल्यू साइन अल्फा प्लस म्यू पी साइन अल्फा प्लस डब्ल्यू कोस अल्फा। अगेन हम इस इक्वेशन को और सिंप्लीफाई करते हैं, म्यू को दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे। म्यू को मल्टीप्लाई करने के बाद ये इक्वेशन हम यहाँ पे p की वैल्यूज़ हैं उन्हें एक साइड में रखेंगे और w की वैल्यू को राइट हैंड साइड में रखते हैं। तो ये इक्वेशन बन जाएगी p cos अल्फा माइनस म्यू p sin अल्फा इक्वल्स w sin अल्फा प्लस म्यू w cos अल्फा। अब दोनों ही तरफ हमारे p और w की वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे हम p कॉमन ले सकते हैं और दूसरी साइड में w कॉमन ले सकते हैं। तो ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी p cos अल्फा माइनस म्यू sin अल्फा इक्वल्स w sin अल्फा प्लस म्यू cos अल्फा। या हम इसे सिंपली लिख सकते हैं p इक्वल्स डब्ल्यू साइन अल्फा प्लस म्यू कोस अल्फा माइनस म्यू साइन अल्फा। अब यहाँ पे जो म्यू की वैल्यू है उस म्यू के इक्विवेलेंट हम लिख सकते हैं टेन फाई। तो यह इस इक्वेशन के अंदर म्यू इक्वल्स टेन फाई है वो पुट करेंगे तो ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी p इक्वल्स डब्ल्यू इंटू साइन अल्फा प्लस टेन फाई कोस अल्फा अपॉन कोस अल्फा माइनस टेन फाई साइन अल्फा। टेन फाई को साइन और कोस की फॉर्म में अगर हम लिखते हैं तो ये हो जाएगा साइन फाई अपॉन कोस फाई। तो साइन फाई अपन कोस फाई अगर यहाँ पे लेंगे तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी साइन अल्फा कोस फाई प्लस साइन फाई कोस अल्फा अपॉन कोस फाई माइनस साइन अल्फा साइन फाई। और हम जानते हैं कि ये इक्वेशन है वो किसका होता है, ये होती है साइन अल्फा प्लस फाई की और नीचे वाली कोस अल्फा प्लस फाई की। तो हम इसे सिंपली लिख सकते हैं डब्ल्यू इंटू साइन अल्फा प्लस फाई अपॉन कोस अल्फा प्लस फाई और साइन अपॉन कोस सेम एंगल, तो ये बन जाएगा टेन अल्फा प्लस फाई। तो जो यहाँ पे लोड की रिक्वायरमेंट है तो वो जो आपका P है एफर्ट वो रहेगा W टेन अल्फा प्लस फाइव। अब यहाँ पे अगर हम टॉर्क रिक्वायर्ड की बात करेंगे तो टॉर्क रिक्वायर्ड जो आपको फ्रिक्शन है उसके लिए वो क्या रहेगा P इक्वल्स T इक्वल्स P इंटू डी बाई टू, या हम इसे लिख सकते हैं P की वैल्यू क्या है W टेन अल्फा प्लस फाइव इंटू डी बाई टू। तो ये वैल्यूज़ हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं और इससे हमें यहाँ पे फ्रिक्शनल टॉर्क है वो मिल जाता है कि कितना फ्रिक्शनल टॉर्क यहाँ पे जनरेट हो रहा है। ऐसे ही अगर हमें टॉर्क रिक्वायर्ड निकालना है तो टॉर्क रिक्वायर्ड निकालना किसके लिए, लोअर द लोड बाय ए स्क्रू जैक। अब स्क्रू जैक में जो लोड यहाँ पे अप्लाइड था उसी लोड को अगर हमें नीचे लेके आना है तो नीचे लेके आना तो दैट मीन्स हमें जो फोर्स यहाँ पे एफर्ट अप्लाई करना है उसकी डायरेक्शन बदलनी होगी। इसकी डायरेक्शन अगर हम बदलेंगे तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स है उसकी डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी क्योंकि ये बॉडी अब नीचे की तरफ मूव कर रही है। तो बॉडी अगर नीचे की तरफ मूव करेगी तो दैट मीन्स फ्रिक्शन उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होगा। तो वैसे ही बाकी सारे कंपोनेंट्स सेम रहेंगे, उन्हीं कंपोनेंट्स को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद सेम मेथड से अगर हम इसे डिराइव करते हैं तो यहाँ पे हमें जो एफर्ट है जो फोर्स है जो हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं उस फोर्स की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल जाएगी। तो वो P की वैल्यू हमें मिलेगी P इक्वल्स डब्ल्यू टेन फाइव माइनस एल्फा। और अगर हम यहाँ पे टॉर्क रिक्वायर्ड निकालना चाहते हैं तो टॉर्क रिक्वायर्ड हो जाएगा आपका T इक्वल्स P इंटू डी बाई टू या W टेन अल्फा माइनस फाइव इंटू डी बाई टू। तो इस तरह से हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं स्क्रू जैक के लिए, जब हमें टॉर्क जब लिफ्ट करना है तब और जब हमें इसको नीचे लेके आना है लोड को तब। तो दोनों ही कंडीशंस के अंदर हमारे स्क्रू जैक के लिए हम टॉर्क की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई थिंक ये टॉपिक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा और इसे यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं आज।